उस बारे में जातक कथाओं में एक है, इसमें एक बंदर जो है गलती से आदमी के फैमिली में घुस जाता है और उसको रहने का मौका मिलता है अपने घर में, जहाँ पर हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चे हैं, वहां बंदर रख दिया, गलती से आ गया है जंगलों से भटकते भटकते। फिर जब वो जंगल में गया तो उसके दोस्तों ने घेर लिया कि क्या देखा, क्या कैसे, अपनी कहानी सुना। वो सुनाता है कि वो बंदर वही बोधिसत्व है, भगवान बुद्ध का जो बोधिसत्व रूप है वो बंदर सुनाता है कि वहां एक दाढ़ी और मूंछ वाला ऐसा जानवर है, आदमी को कहता है दाढ़ी और मूंछ वाला ऐसा जानवर है, वो दिन रात यही सोचते रहता है कि सोना कैसे आया, चांदी कैसे आया, ये कैसे आया, एक कहानी सुना रहा आपने। फिर वहां एक बिना मूंछ वाली लंबी लंबी केस वाला भी जानवर है, वो क्या करता है, वो पूरा दिन भर झगड़ा ही करते रहता है। तो इस तरह से फिर कहता है आगे, वो बताना चाहता है, थोड़ा बस बस मत करो, आप हम नहीं सुनना चाहते हैं। तो जातक कथाओं में मनुष्य को उसकी आदतों को, उसकी लालच को के वजह से पशुओं से नीचे समझा गया। मतलब पशु कभी लालच नहीं करते, पशु कभी नीचता नहीं दिखाते, पशु नहीं करते, इस तरह की कहानियां उसमें भरे पड़े। अभी जो कहानी ऋतुराज जी ने सुनाई वह अतीत वत्थु वाला हिस्सा है, गर्हित जातक का, जो जातक ग्रंथमाला के द्वितीय खंड की 219वीं अट्ठकथा है। दूसरे खंड में है, यानी इसमें 2 गाथाएं होंगी ही। ये संकलनकर्ताओं ने इसी हिसाब से अट्ठकथाओं का संकलन किया था। अब इसमें बोधिसत्व तो फिर एक बंदर है। अब ऋतुराज जी की निगाह से देखें तो फिर वह बुद्धि है, जो गृहस्थों यानी सांसारिक स्त्री पुरुषों की निंदा कर रहा है कि दाढ़ी मूछ वाले हैं, जो सोना सोना हाय मेरा करते रहते हैं, और जो नारियां हैं वह क्लेश और हल्ला करती रहती हैं। बोधिसत्व बंदर जो मनुष्यों के बीच कई साल रहा था, यह उसका ऑब्जर्वेशन है। और बोधिसत्व तो बुद्ध का पिछला जन्म, इसलिए यह कहानी तो पूरा उल्टा संदेश ही दे रही है। तो बार बार मैं यही बात दोहरा रहा हूँ कि जातक अट्ठकथाओं को बुद्ध के जन्मों से न जोड़ा जाए। यह किसी के भी जन्मों का हिसाब किताब नहीं है। ये कहानियाँ बनी हैं विहार में जो भिक्षुओं, उपासकों, अस्थविरों, उनकी जो प्रबंधकीय समस्याएं होती थी उनका समाधान करने के लिए। अब बाजार में चूंकि जातक कथाओं से अतीत वत्थु वाला हिस्सा काट कर पेश किया गया है, इसलिए दुनिया भर की गलत धारणाएं लोगों में इनके बारे पाई जाती हैं। अब इसी कहानी का उदाहरण लें। देखिए, पहली पंक्ति पर गौर फरमाएं। हिरण्यम में सोन्नमेति वाली जो गाथा इसमें है, वह शास्ता ने जेतवन विहार में किसी उत्कंठित भिक्षु के संबंध में कही, जिसका मन बुद्ध शासन में नहीं रमता था। मतलब गौतम बुद्ध ने सिर्फ गाथा कही। कहाँ कही? जेतवन विहार में। क्यों कही? क्योंकि उनके पास एक उत्कंठित भिक्षु की शिकायत पहुंची कि फला फला साधना, अध्ययन और जो विहार के नियम है उसमें रुचि नहीं ले रहा, अनुशासन भंग कर रहा है। अब जो गेय पद है उसका देखिए इस तरह से है, वो मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। हिरण्य में सुवर्ण में ऐसा रतिम दिवा कथा दुम मेधानम मनुष्यानम अर्य धम्मम अपसतम। अब इसका मतलब होता है कि आर्य धर्म को न जानने वाले मूर्ख मनुष्य दिन रात यही बातचीत करते रहते हैं, मेरा हिरण्य, मेरा सोना। और दूसरी गाथा है, द्वे द्वे गहपतयो गेहे एको तत्थ अमस्सुको लंबत्थनो वेणिकतो अथो अंकित कण्णको कीतो धनेन बहुना
सो तम वितुदते जनंती, अर्थात घर में दो दो जन रहते हैं, एक को मूछ नहीं होती है, उसके लंबे थन होते हैं, मतलब स्तन होते हैं, वेणी यानी चोटी होती है, जो कानों में, उसके कानों में छेद होते हैं, उसे बहुत धन से खरीदा जाता है, वह सबको कष्ट देता है। तो ये कविता है समझिए एक, और उस पर एक लंबी एक कहानी है खड़ी करनी है, ताकि उसका मर्म, उस गेय पद का मर्म लोगों को समझ आ जाए। अगर बिना प्रसंग के इन पंक्तियों पर विचार करें तो एक परिवार की बात हो रही है जिसमें एक मर्द और एक औरत, दो गृहपति यानी दो मालिक हैं। एक मालिक जो है वो मेरा सोना हाय सोना की रट लगाई रहती है उस मालिक ने, और दूसरा मालिक जो घर को कंट्रोल करने की और व्यवस्था बनाने की धुन लगी रहती है उसको। तो चाहे वो नौकर नौकरानियों का कंट्रोल हो या दास दासियों का, जिस रूप में, पर वो काम उसका। अब इसका अनुशासन भंग की समस्या से क्या लेना देना है, इसलिए पहले आती है वर्तमान कथा जो प्रसंग पर रोशनी डालती है। हुआ यह कि जेतवन विहार में कोई भिक्षु है, उसका मन उचाट हो गया है बुद्ध शासन से, जो रूटीन वहाँ बनाई गई है, जो नियम बनाए हैं उन सब से अन्यमनस्क है, अवहेलना करता है, किसी की सुनता नहीं। उसे पकड़कर शास्त्रा के समक्ष खड़ा करते हैं और शास्त्रा पूछते हैं क्या तू सचमुच में उत्कंठित है। तो ये वर्तमान कथा में लिखा हुआ है, इस तरह से पूछते हैं, शास्त्रा पूछते हैं क्या तू सचमुच में उत्कंठित है। तो भगवान बुद्ध के प्रबंधन का ये पहला नियम है कि वो वेरीफाई करते हैं, केवल शिकायत के आधार पर झाड़ना शुरू नहीं कर देते, कंफर्म होने के लिए सवाल करना जरूरी है। और इसका बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रभाव है। अगर भिक्षु कहता है हाँ बनते, मतलब वह अपने गरेबा में झांक चुका है, उसने पाया है कि वह गलत है, इसलिए ऐसे आदमी को समझा बुझाकर राह पर ले आना अपेक्षातया सरल है। अगर वह कहता है कि नहीं बनते, तो इसका मतलब है जिसने शिकायत की है वो क्यों की है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जो वही बताएगा भिक्षु, और पूरे राज खोलेगा कि उसके साथ क्या अन्याय हुआ था या क्या उसका राज है, बिहार के भीतर क्या गड़बड़ चल रहा है, इसकी जानकारी मिल जाएगी। तो ये प्रबंधन की एक बड़ी अच्छी तकनीक यहाँ जातक कथाओं में है। खैर, तो भिक्षु जो यहाँ स्वीकार करता है इस कहानी में कि वो उत्कंठित है, तो शास्त्रा पूछ लेते हैं किस कारण से। तो भिक्षु उत्तर देता है कामासक्ति से। अब हकीकत में समस्या यह है, तो भिक्षु में जो काम जागा है वो किसी स्त्री के प्रति ही होगा, स्वाभाविक है। चाहे अपनी पुरानी भार्या के प्रति जिसको छोड़कर परवज्जा ले रखी है, चाहे यहाँ श्रावस्ती में भिक्षाटन करने गया होगा वहाँ, या जेतवन विहार में जो भिक्षुणी संघ है उसकी कोई भिक्षुणी को देख करके उसको कामासक्ति हुई है। तो कहने का मतलब कि इन सब का कोई खुलासा यहाँ वर्तमान कथा में नहीं दिया है, पर इतना समझ में आ जाता है कि एक भिक्षु नियमों की अवहेलना कर रहा है, उसको समझाने पर भी वो बुद्ध शासन की गरिमा को महत्व नहीं दे रहा है। यही वजह है कि उसको शास्त्रा के सामने हाजिर किया गया है। अब उस एक की वजह से विहार का अनुशासन भंग हो रहा है, उसके देखा देखी और भिक्षु भी साधना के प्रति लापरवाह हो जाएंगे। तो यह एक प्रबंधकीय समस्या है। तो ऐसे भिक्षु को विहार से निकाल दिया जाए, कि उसको दंडित किया जाए, कि उसको कोई और को प्रायश्चित करवाया जाए। उससे कई रास्ते हो सकते हैं भिक्षु को राह पर लाने के लिए। चेतावनी देकर छोड़ा भी जा सकता है कि फिर दोबारा ऐसी हरकत मत करना। तो कहने का मतलब है कि कई एक उसके समाधान हो सकते हैं, पर बुद्ध जो हैं वो विहार प्रमुख हैं और ऐसा नहीं करते हैं। उनका ढंग जो है बिल्कुल मनोवैज्ञानिक होता है, वो समस्या को जड़ से पकड़ते हैं। राग द्वेष आसक्ति आदि कहाँ से उपजी है इस भिक्षु में, यह जानना जरूरी होता है। और आप जातक कथाओं में पाएंगे कि इसी समस्या पर सैकड़ों कहानियां हैं। भिक्षु उत्कंठित है, विहार छोड़ना चाहता है, इत्यादि। अब बुद्ध के पास जो श्रोता का पूरा ब्यौरा होता है, उसकी सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि होती है, उसकी मानसिक अवस्था आदि के बारे में जानकारी होती है, तो उसको रास्ते पर लाने के लिए इस ढंग की अतीत कथा सुनाते हैं वो श्रोता के अनुरूप होती है, उसके अनुभव जगत से मेल खाती है। और इसको कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल। बोधिसत्व के माध्यम से अतीत वस्तु में वैसी ही घटनाएं आएंगी। तो आइए इस कहानी में देखते हैं। अब
अद्वैत वस्तु जब शुरू की जाएगी तो उसका बुद्ध घोष ने पैटर्न रखा है। बोला वाराणसी नृप ब्रह्मदत्त के राज करते समय बोधिसत्व हिमालय में वानर की योनि में पैदा हुआ। अब किसी वनवासी ने उस वानर को पकड़कर राजा को भेंट किया। अब वो राजमहल में रहने के कारण बंदर बहुत सभ्य हो गया, बहुत कुछ सीख गया। और उसके व्यवहार से प्रसन्न होकर राजा ने उस वनवासी को बुलाकर सौंप दिया कि जहां से पकड़कर लाए हो उसे वहीं छोड़ दो। अब वानरों ने जब सुना कि भाई बोधिसत्व आया है तो सब मिलने पहुंचे, कुशल समाचार पूछने लगे कि भाई इतने दिन कहाँ रहे। तो बोधिसत्व ने बताया कि भाई जो मैं राजमहल में रहता था। तो फिर छूटे कैसे, बंदरों ने पूछा। तो बोधिसत्व ने कहा कि मुझे तो खेल दिखाने के लिए रखा गया था और मेरे कर्तव्यों से प्रसन्न होकर राजा ने छोड़ दिया। तो बंदरों की जिज्ञासा और बढ़ गई, तो आप मनुष्यों के बारे में और बताइए, आप तो मनुष्यों के व्यवहार को जानते हैं। तब बोधिसत्व ने कहा कि भाई नहीं पूछो तो अच्छा है, मनुष्यों की करनी मैं क्या बताऊं। पर बंदर कहने लगे नहीं सुनाइए कुछ। तब बोधिसत्व ने कहा कि मनुष्य चाहे क्षत्रिय हो या ब्राह्मण हो, सभी मेरा मेरा करते हैं, वस्तुएं अस्तित्व में आकर विनष्ट हो जाती हैं, इतना भी नहीं समझते। उन अंधे मूर्खों की बात सुनो। तब वो दो गाथाएं जो आपको शुरू में सुना चुका हूं, वो दो गाथाएं इस हिसाब से कहानी में एडजस्ट की गई। तो कहने का मतलब उसमें एक स्त्री है और एक पुरुष है, और परिवार में इन दो की बात बताई गई है। स्त्री के लिए जरूर लिखा है कि भाई उसको मूछ नहीं होती, लंबे थन होते हैं, चोटी होती है, कानों में छेद होते हैं और उसे बहुत धन से खरीदा जाता है, वो सबको कष्ट देता है। अब ये देखा जाए तो नारी के लिए सम्मानजनक तो विचार है नहीं। तो वो कौन कह रहा है? बोधिसत्व कह रहा है। बोधिसत्व बुद्ध नहीं, बंदर। अब लास्ट में अगर कह दिया जाए कि वो मैं हूं, अब उसे यूं जोड़ दिया जाए कि बुद्ध कह रहे हैं, तो बुद्ध विरोधी हो, नारी विरोधी हो गए। तो ये इस तरह की इन्फ्रेंसेस निकालनी गलत बात है। इसलिए जातक कथा को अंत तक ध्यान से पढ़ना जरूरी होता है। बंदरों ने जब बोधिसत्व की बातें सुनी, ये लिखी हुआ है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। बंदरों ने जब बोधिसत्व की बातें सुनी तो अपने कान जोर से बंद कर लिए। मत कहें मत कहें, न सुनने योग्य बात हमने सुन ली है, इस स्थान पर हमने अनुचित बात सुनी है, इसलिए इस स्थान की भी निंदा की। और जो जिस पाषाण शिला पर बैठे थे उस पाषाण शिला का नाम हो गया निंदित पाषाण शिला। अब उसके बाद बंदर जो है वह अन्यत्र चले गए और उस शिला से भी कतराने लगे। तो कहानी कहने का ये एक ढंग है और कहानी का अंत करने की एक शैली होती है। वो आपको मालूम है कि शास्त्रा धर्म देशना कर, सत्यों को प्रकाशित कर, जातक का परिणाम संगठित किया। अब ये लाइन आपको हर जगह मिल जाएगी, जिससे भिक्षु श्रोतापत्ति फल में प्रतिष्ठित हुआ। मतलब वो जो भिक्षु था उसको बात समझ में आ गई। और उस समय के जो वानरगण हैं वो आज की बुद्ध परिषद थी। वानरेंद्र तो मैं ही था। तो भाई आप पूछिए कि वो पुरुष और स्त्री जिसके बारे में बोधिसत्व कह रहा है वो लोग कौन थे, वो कहाँ हैं, किस जन्म में है। और वाराणसी का जो राजा जिसने बोधिसत्व को रखा हुआ था फिर छोड़ दिया उसने, वो कहाँ गया। और जो बनवासी उसने पकड़कर जिसने राजा को भेंट किया वो कहाँ चला गया। तो उनके जन्मों पर प्रकाश क्यों नहीं डाला गया। तो इस सब का सीधा सा उत्तर है कि भाई जातक कथा कोई जन्मों का लेखा जोखा रजिस्टर नहीं है। सीधी सी बात है कि भिक्षु को लाइन पर लाना है, उसका मनोवैज्ञानिक प्रबंधन कर दिया कि देख ले भैया उत्कंठित हो रहा है, बहुत धन खर्चा करके स्त्री लाओगे, फिर तुम सोना हाय सोना करते फिरोगे और जिंदगी भर तुमको कष्ट देती रहेगी। तो ये राज परिवार का जब ये हाल है तो तुम तो किस खेत की मूली हो। तो इसलिए ज़्यादा उत्कंठित होने की ज़रूरत नहीं है। और उसकी जो नारी लाओगे उसकी कोई निंदा सुनना भी नहीं चाहेगा। सभी बंदर जोर से कान बंद कर लेंगे, फटकेंगे भी नहीं वहाँ। तो दाढ़ी मूछों वाले किसी जानवर की इसमें चर्चा कहानी में नहीं है। दाढ़ी मूछों वाले जानवर की किस बात ही नहीं की गई है। और जो लंबे थनों वालों को भी जानवर नहीं कहा गया है। ऐसा लिखा है घर में दो दो जन रहते हैं, ऐसा कहकर परिवार की परिभाषा दी है और दोनों की भूमिकाओं को रेखांकित किया है, मर्द और औरत की। हाँ, एक बात जरूर इसमें ध्यान देने लायक है कि वे समाज
विज्ञान पे जो शोध कर सकते हैं वो इसमें निकाल सकते हैं कि लिखा है कि तब दुल्हन को बहुत धन से खरीदा जाता था। मतलब दहेज, जो आज की दहेज प्रथा है उसका उलट था तब। हो सकता है जो मुसलमानों में जो मेहर वाली प्रथा है आज, हो सकता है उस ढंग की प्रथा रही हो। धन्यवाद।